तो चलिएगा शुरुआत करेंगे हम लोग 61 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चनों की। तो 61 क्वेश्चन हमारे पास है, किस शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। तो ब्लैक होल घटना भाई इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है ब्लैक होल घटना। अगर हम अपने ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के काल में क्या हुआ था, ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। या फिर इस घटना को हमने किस नाम से जाना था, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना, ठीक है, काल कोठरी की घटना के नाम से जाना था। यह घटित कब हुई थी भाई, 20 जून, ठीक है, 20 जून 1756 में यह घटित हुई थी काल कोठरी की घटना सिराजुद्दौला के कार्यकाल में। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। यह घटना दरअसल थी क्या, इस घटना में हुआ यह था कि जो सिराजुद्दौला थे, नवाब सिराजुद्दौला ने क्या करा था, 146 जो अंग्रेज थे इनको एक कमरे में बंद कर दिया था भाई, छोटा सा कमरा था। उस कमरे में बंद करने के बाद इन्होंने क्या करा, रात भर उन कमरे में इन सारे को छोड़ दिया। और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर कि जब सुबह कमरा खोला तो सुबह कमरा खोलने के बाद क्या था, सिर्फ 23-24 लोग उसमें जिंदा बचे हुए थे। लगभग इसमें कम से कम 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसी घटना को बोला गया काल कोठरी की घटना, या फिर इसी घटना को क्या नाम दिया गया भाई, इसी घटना को नाम दिया गया था कि ब्लैक होल की दुर्घटना। इस चीज को नोट कर चलिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, विवियन डोरिजिया। ठीक है, विवियन डोरिजिया इसके नेता हो जाएंगे युवा बंगाल आंदोलन के। युवा बंगाल आंदोलन दरअसल ये 19वीं सदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हुए थे भारतीय। ये क्या थे भाई, एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, एंग्लो इंडियन आपको पता है ना, एंग्लो इंडियन क्या होते हैं भाई, जो भारत में ही अंग्रेज रह गए थे, उन्हीं के जो यहाँ पर जो अंग्रेज विदेश नहीं गए आजादी के बाद, तो यहाँ पर बस गए, यहीं पर उन्होंने शादी करी और जो उनसे बच्चे जन्मे तो उन्हीं को कहा गया एंग्लो इंडियन। और ये एंग्लो इंडियन आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, विधानसभा में भी इनकी एक सीट रिजर्व रहती है भाई, और लोकसभा में भी। तो हाल ही में क्या करा भारत सरकार ने, एंग्लो इंडियन की जो सीट रिजर्व रहती थी इसको समाप्त कर दिया। उत्तराखंड में भी आपने देखा था ना, पहले 70+1 होता था, ये एक किसके लिए रिजर्व होती थी, एंग्लो इंडियन के लिए होती थी। इसी प्रकार से भारत के संसद में भी होती थी। तो ये आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। अब तक भारत में रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। तो अब तक भारत में भाई कितनी बार रुपये का अवमूल्यन किया जा चुका है। अवमूल्यन आपको ये समझना है। अब थोड़ा सा बेसिक से समझाता हूं। मान लीजिए क्या है, आपका 1 रुपया है, ठीक है, इसके बराबर हम बोलते नहीं, इसके बराबर क्या अभी $80 चल रहा है। ठीक है, 1 रुपया इक्वल टू $80, मतलब आप $80 खर्च करेंगे। मतलब 1 रुपया अगर आप सॉरी, आपका जो 1 रुपये की कीमत है अभी कितनी है भाई, $80 के बराबर है। मतलब आपको अमेरिका के 80, भारत के 80 रुपए ले जाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको 1 अमेरिकी डॉलर मिलेगा। ठीक है, तो 1 रुपए की कीमत इस समय $80 के बराबर है। मतलब अगर भारत सरकार, आप बोलते नहीं कि रुपया के मुकाबले डॉलर लुढ़का, तो यही होता है जब हमारा क्या होता है, भारत सरकार मान लीजिए कल के दिन एक फैसला ले ले कि आज से 1 रुपया क्या है भाई, $100 के बराबर गिना जाएगा। तो यहां पर भारत सरकार ने क्या करा, अपनी मूल्य का अवमूल्यन कर दिया। मतलब किसी भी विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी देश की मुद्रा को गिराना, यह रुपये का अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है, नोटबंदी अलग है। नोटबंदी क्या होता है कि विमुद्रीकरण, ठीक है, तो वो अलग चीज होती है, अवमूल्यन अलग होता है। तो अब तक ये भारत में 3 बार हो चुका है, इस चीज को आपको नोट करना है। ठीक है, कहीं कहीं पर 4 बार भी मिल जाएगा, लेकिन ऑथेंटिक जो होता है 3 बार। पहली बार की अगर हम बात करें, पहली बार कब होता है, जब देश आजाद होता है 1949 में ही पहली बार ये होता है। ठीक है, 1949 में होता है। दूसरी बार ये कब होता है, 1966 में। ठीक है, दूसरी बार 1966 में ये होता है। और जो तीसरी बार होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1992 में होता है, 2 चरणों में। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि यहां पर क्या है, 4 बार भी काउंट कर लेते हैं, यहां पर 2 चरणों में होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस वर्ष रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। तो 1992 में 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। ठीक है, 1991 करिएगा इसको। ठीक है, 91 या 92 जो भी आता है आपका, 91 ही आएगा। तो इस चीज को नोट कर चलिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो अलग अलग क्रांतियां हुई थी भाई, चाहे श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति हो। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण क्रांति थी, इसका संबंध था आपका खनिज तेल उत्पादन से। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, खनिज तेल उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा उर्वरक क्रांति, तो ये हो जाएगा संबंध भूरी क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन किससे था भाई, भूरी क्रांति से संबंधित था उर्वरक उत्पादन। ठीक है, इस चीज को नोट कर चलिएगा। एक आपका आता है स्वर्ण क्रांति। ठीक है, स्वर्ण क्रांति आपने सुना होगा, स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति, इसका संबंध किससे हो जाएगा, स्वर्ण क्रांति का बागवानी से। ठीक है, बागवानी से संबंधित जाएगा स्वर्ण क्रांति। एक आपने सुना होगा श्वेत क्रांति, बहुत महत्वपूर्ण है श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है भाई, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध, आपने हाल ही में सुना होगा ना कि भारत जो है विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाला देश बन चुका है भाई। ठीक है, तो दूध उत्पादन से था ये, जो इसके प्रतिपादक थे ये कौन थे, वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे इसके प्रतिपादक थे। ठीक है, वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन।
ठीक है, वर्गीस कुरियन। और ये कब हुआ था? 1970 के आसपास हुआ था। जो दूध क्रांति थी भारत में कहां से शुरू हुई थी? तो गुजरात से हुई। ठीक है, गुजरात से शुरू हुई थी। कभी प्रश्न बन जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है थोड़ा सा अंदर घुसकर वो क्वेश्चन बना रहा है, तो इस चीज को नोट कर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, द दोराबाजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोराबाजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत की गई, और ये कब की गई थी? 1907 में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1907 में टाटा स्टील एंड कंपनी की स्थापना की गई थी। एक बार प्रश्न आया था, सेल की स्थापना कब हुई? SAIL, ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी भाई? 1973 में। क्वेश्चन बना था, इस चीज को लिखिएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं भारत की, ठीक है, इंडिया की पहली सीमेंट का कारखाना, सीमेंट उद्योग, भारत का जो पहला सीमेंट का उद्योग था, इसकी स्थापना कब और कहां पर हुई? इसकी जो स्थापना हुई थी 1904 में, मद्रास में। ठीक है, मद्रास यानी चेन्नई की बात यहाँ पर हो रही है। इसी के साथ साथ आपने सुना होगा भारत की पहली, ठीक है, भारत की पहली जूट मिल, ठीक है, भारत की पहली जूट मिल की स्थापना कहां पर हुई थी भाई? भारत की पहली जो जूट मिल थी, इसकी स्थापना हुई थी रिरसा, ठीक है, रिसरा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की प्रथम ऊनी वस्त्र, ठीक है, भारत की प्रथम ऊनी वस्त्र, ठीक है, कौन सी? भारत की प्रथम ऊनी वस्त्र मिल, ठीक है, ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना कहां पर हुई थी भाई? 1876 में हुई थी, कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। इस चीज को नोट करिएगा, कानपुर में। ठीक है, और अच्छा ऊपर ये नहीं लिखा, ये भारत की जो पहली जूट मिल थी रिरसा पश्चिम बंगाल में स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये चीज नोट कर लिखिएगा। इसकी स्थापना जो होती है लगभग 1855 में होती है। ठीक है, भारत में 1855 में होती है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 66, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। तो भाषा, कौन सी भाषा कंप्यूटर समझेगा भाई? अमेरिकन भाषा तो समझेगा नहीं, अब हमारा कंप्यूटर अमेरिकन भाषा, ठीक है, गुप्त प्रचालक भी नहीं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो कंप्यूटर होता है कौन सी भाषा समझता है? मशीनी भाषा को समझता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। ठीक है, 67 क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर को जो मुख्यतः नष्ट कर देता है। कंप्यूटर वायरस, वायरस क्या करता है भाई? एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, आपको पता है, मुख्यतः नष्ट किसको कर देगा? बोलते नहीं कंप्यूटर में वायरस आ गया यार, सिस्टम में वायरस आ गया, फोन में वायरस आ गया, तो ये जो होते हैं ना आपके प्रोग्राम होते हैं, उन चीजों को नष्ट कर देता है। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपने देखा भी होगा कंप्यूटर वायरस क्या करेगा, धीरे धीरे आपके जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं इनको हैंग कर देता है, चलने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इनको क्या करता है, धीरे धीरे वो नष्ट करने लग जाता है। तो वायरस, ठीक है, VIRUS, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, पिछली बार भी लिखाई थी, वाइटल, ठीक है, विठल इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिसोर्स अंडर, ठीक है, रिसोर्स अंडर, यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, तो अंडर, इस चीज को करिएगा। ठीक है, इस चीज को लिखिएगा भाई, ये चीजें पूछ लेता है बार बार एग्जामिनर। ठीक है, वर्चुअल रिसोर्स अंडर सेगा, ठीक है, इस चीज को लिखिएगा। वायरस की फुल फॉर्म ये हो जाएगी। बाकी जो वायरस से हमें प्रोटेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? वायरस से जो प्रोटेक्ट करता है एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस उसे कहा जाता है, एंटीवायरस। जैसे कि मैंने बताया था आपको एग्जांपल के तौर पर देखूं, अवास्ट का, ठीक है, अवास्ट का एंटीवायरस, AVG का एंटीवायरस आपको बताया था। इसी प्रकार से नॉर्टन 360, ठीक है, नॉर्टन 360 कभी आ जाएगा ना, निम्नलिखित में से एंटीवायरस कौन सा है? या 5 आजकल आपने देखा ना कनिष्ठ के जो टाइपिंग हुई थी हाल फिलहाल में, उसमें आया था ना कि वायरस के नाम लिखिए या फिर एंटीवायरसों के नाम लिखो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर टेलीफोन की लाइनों पर प्रयोग करके डाटा आंतरिक करने की अनुमति देता है? तो कौन सा कंप्यूटरों को, ठीक है, कौन कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों पर प्रयोग करके डाटा आंतरिक करने की अनुमति देता है भाई? आपके घर में आपने देखा होगा ना आजकल जियो फाइबर चला रहे हैं या फिर आप लोग कोई भी नेट चला रहे हैं, तो आपकी जो तार आती है, एक आती है डब्बे में लगती है ना, इसी डब्बे को हमने नाम दिया मॉडम। ठीक है, मॉडम नाम दिया ना, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ये इनपुट और आउटपुट दोनों ही तरह का उपकरण होता है। इससे क्या होता है, आपने देखा होगा एक वाईफाई सिग्नल बना हुआ होता है, या फिर इसी से हम कंप्यूटर में लैन से नेट कनेक्ट करते हैं। तो इसी को हमने बोला कि क्या बोला कि कंप्यूटर टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा आंतरिक रूप से अनुमति देता है, मॉडम। इसको बोला मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 69, ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो ALU का पूर्ण रूप क्या है भाई? ALU, ठीक है, ALU का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। ALU का हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, पहले प्रश्न बन चुका है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ALU का आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है HDMI, ठीक है, आपने देखा होगा HDMI, ये क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, हाई डेफिनेशन, ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है,
आपने देखा होगा ना, आप बोलते नहीं कंप्यूटर में HDMI केबल लगा लो भाई, HDMI केबल, तो ये हाई जो HD में देखते हो ना, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, एक आता है आपका VGA, पूछा गया था सचिवालय में, ठीक है, सचिवालय में RO एरो का एग्जाम था। VGA का वीडियो ग्राफिक एरे फुल फॉर्म होता है, ठीक है, वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, वीडियोग्राफिक एरे फुल फॉर्म होता है VGA का। एक आता है आपके पास GUI, ठीक है, GUI का क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा। और एक आता है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इस चीज को नोट कर लिख सकते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन अपने को बतुशिकिन मूर्ति भंजक कहता है? तो बतुशिकन मूर्ति भंजक अपने आप को कौन कहता है भाई? ये कहता है मोहम्मद गौरी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद गौरी अपने आप को कहता है बतुशिकन मूर्ति भंजक। मोहम्मद गौरी के बारे में मैंने शायद आपको पहले ही बताया था, ठीक है। 998 में क्या होता है, 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है भाई, गद्दी पर ये बैठता है मोहम्मद गौरी। और गद्दी पर बैठने के बाद ये आपको पता है क्या करता है, भारत पर भाई 17 बार आक्रमण करता है। कहां पर? 17 बार आक्रमण करता है भारत में। एक बार क्वेश्चन बना था कि निम्नलिखित में से 17 बार आक्रमण किसने करा था भारत पर, तो ये था मोहम्मद गौरी, ठीक है। अब जो इसने 17 बार आक्रमण करा, इसमें सबसे फेमस आक्रमण इसका आता है 1025 ईस्वी का, जो इसने करा था सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करा था, जो कि स्थित है कहां पर, गुजरात में स्थित हो जाएगा। अब सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण करता है तो वहां से बहुत सारे हीरे जवाहरात लूट कर ले जा रहा होता है, ठीक है। तो आप तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं भाई, यहाँ से विदेशी आक्रमण हुए थे। यहाँ पर अनेकों जो बाहरी थे, ठीक है, चाहे मुगल शासक हो या कोई अफगान शासक हो, इन्होंने क्या करा, लूटपाट मचाई। सोमनाथ मंदिर में जब लूटपाट कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ से लूटपाट करके जा रहा होता है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था एक बार, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। तो इसको रोकने का प्रयास कौन करते हैं? जाट, ठीक है, जो भारत के जाट लोग होते हैं भाई, ये जाट लोग इसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बना था समझिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से बना था कि मोहम्मद गौरी ने अंतिम युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था, तो ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने जो अंतिम युद्ध का अभियान करा था, ये करा था 1027 में जाटों के विरुद्ध, ठीक है, जाटों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध, क्योंकि जाट इसे रोक रहे होते हैं भाई जाने से, सामान ले जाने से। तो 1027 ईस्वी में क्या करता है, जाटों से मतलब युद्ध करता है, और कुछ सामान इसका जाट वगैरह छीन लेते हैं, बाकी सामान ये लेकर चले जाता है, ठीक है। तो 1027 में जाटों के विरुद्ध युद्ध करता है कौन? मोहम्मद गौरी करता है। इस चीज को नोट कर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, किस मुस्लिम शासक ने के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी? देखिए, मुगल शासक और उनके सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सिक्के, किसी ने संसब चलाया, किसी ने रुपये का चलाया, तो अलग अलग सिक्कों। तो यहाँ पर बात हो रही है कि किसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी के जो सिक्के होते थे, इसी पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, ठीक है। महमूद गौरी यहाँ पर बता दिया मैंने, ये चीज गलत हो गई, ठीक है, यही मैं सोचूं यहाँ पर गलत क्यों हो रहा है, मोहम्मद गौरी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसे मोहम्मद गौरी को काट कर करिएगा, महमूद गजनबी, ठीक है, महमूद गजनबी, यार ये क्या बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर महमूद गजनबी हो जाएगा। महमूद गजनबी ने क्या करा भाई, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, महमूद गजनबी ने करा था 17 बार आक्रमण, ठीक है। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करा था, और 988 ईस्वी में महमूद गजनबी गद्दी पर बैठा था, 17 बार आक्रमण करा भारत पर, ठीक है। 1025 का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बार क्वेश्चन जो बना था मैं आपको बता रहा था, 1027 में जाटों के विरुद्ध युद्ध कौन करता है भाई, महमूद गजनबी करता है, ठीक है, महमूद गजनबी, ठीक है, ये करता है 17 बार भारत पर आक्रमण। तो मोहम्मद गौरी मत करिएगा, इस चीज को करेक्शन करिएगा, महमूद गजनबी करता है आक्रमण। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस चीज को स्किप कर चलिएगा, ठीक है। तो इस चीज का आंसर सी ही करिएगा यहाँ पर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो किस शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी भाई? मोहम्मद गौरी के, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था, तो इस चीज को दूर करिएगा। अब मोहम्मद गौरी, आपने सुना होगा मोहम्मद गौरी भाई, मोहम्मद गौरी के बारे में, भारत पर पहला अटैक कब करता है? 1175 में, ठीक है, भारत पर आक्रमण, भारत पर प्रथम आक्रमण करता है 1175 ईस्वी में। किस कहां पर करता है? ये करता है मुल्तान में, ठीक है, मुल्तान। मुल्तान कहां पर है भाई? मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान है। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है ना, तो मुल्तान में ये करता है प्रथम आक्रमण भारत पर। दूसरा आक्रमण करता है पठान गुजरात पर, ठीक है। सेकंड आक्रमण जो ये करता है अपना कहां पर? 1178 में करता है। पठान एक स्थान है, कहां पर? पठान स्थान हो जाएगा आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात में स्थान है, वहां पर आक्रमण करता है। और जहां पर शासक होता है भीम द्वितीय, ठीक है, वहां पर शासक कौन होता है? भीम द्वितीय वहां पर शासक होता है, और भीम द्वितीय यहाँ पर जीत जाता है। इसके बाद ये क्या करता है? तराइन का युद्ध करता है भाई, मोहम्मद गौरी करता है तराइन का युद्ध, ठीक है, तराइन का युद्ध करता है। कब? तराइन का जो पहला युद्ध होता है ये लड़ता है, तराइन का पहला युद्ध 1191 में महमूद गौरी और पृथ्वीराज के बीच, ठीक है, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज के बीच ये युद्ध होता है। किसके बीच? गौरी वर्सेस पृथ्वीराज
राज के बीच ये युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज की विजय हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ भिन्न। दूसरा तराइन का युद्ध कब करता है भैया? दूसरा तराइन का युद्ध करता है 1192 में। ठीक है, दूसरा युद्ध कब करता है? 1192 में। ये भी गौरी वर्सेस पृथ्वी राज होता है और यहाँ पर गौरी की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। गौरी यहाँ पर जीत जाता है। तीसरा भी चंदावर का आता है। ठीक है, चंदावर का युद्ध आता है इसका, चंदावर का युद्ध आता है। ये कब हुआ था चंदावर का युद्ध? ये हुआ था 1194 में। ठीक है, 1194 में युद्ध होता है, इसमें गौरी जीत जाता है। ठीक है, गौरी जीत जाता है इसमें भी। तो 2 युद्ध गौरी जीतता है, 1 युद्ध पृथ्वीराज जीतता है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ठीक है, शाहजहां ने, अभी आपको ना एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में आया था हाल ही में कि जो दिल्ली की मोती मस्जिद थी, दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली की मोती मस्जिद, ठीक है, दिल्ली की मोती मस्जिद बनाई थी औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने बनवाई थी दिल्ली की मोती मस्जिद, लेकिन आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। ठीक है, तो शाहजहां ने, ठीक है, आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने और दिल्ली की औरंगजेब ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 73, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि भाई दी थी औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। बात करें शिवाजी की, तो शिवाजी कौन थे भाई? मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 6 अप्रैल 1627 में। 6 अप्रैल 1627 में मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं शिवाजी। ठीक है, इनकी एक बहुत ही फेमस संधि आती है पुरंदर की। ठीक है, पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन चुका है 1-2 बार एग्जाम में। ठीक है, पुरंदर की संधि 1665 में होती है। किसके बीच? महाराज जय सिंह और शिवाजी के बीच। ठीक है, जय सिंह वैसे शिवाजी के बीच ये संधि होती है। ठीक है, शिवाजी के बीच ये संधि होती है, पुरंदर की संधि। इसी में क्या हुआ था? औरंगजेब द्वारा, ठीक है, पुरंदर की संधि हुई थी किसके बीच? महाराज जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी, औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, इसको कैद किया गया था भाई महाराजा, सॉरी, जो शिवाजी महाराज थे, औरंगजेब के द्वारा इनको कैद किया गया था 1666 में। कैद कहाँ पर? जयपुर भवन में कैद किया गया था। और ये शिवाजी वही है जिनके मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान रहते थे। ठीक है, इन्हीं की तर्ज पर फतेहपति शाह रखता है ना, गढ़वाल में हमने पढ़ा है। तो अष्टप्रधान यहीं से वो देखकर कॉपी करता है। अष्टप्रधानों की जो नियुक्ति करता है फतेहपति शाह, शिवाजी को देखकर ही करता है। ठीक है, इसी के अलावा कर व्यवस्था जो थी शिवाजी की भाई, ये मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी, जो इनका उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, उत्तराधिकारी, इस चीज को नोट करके लिखिएगा। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? संभाजी। ठीक है, संभाजी इसका उत्तराधिकारी हुआ। ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछी गया था एग्जाम में एक बार। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी इनके उत्तराधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 74, चरक संहिता किसके राज्य चिकित्सक थे? ठीक है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे भाई? चरक, यानी बात करें चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक के बारे में आपने सुना होगा, किस चीज के लिए फेमस है? चरक संहिता के लिए फेमस है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको उत्तराखंड में भी बनता है, चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। ये चरक जो थे किसके राज्य चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। ठीक है, कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। बात करें कनिष्क की, तो कुषाण वंश के शासक थे, इनको ही द्वितीय अशोक नाम से जाना जाता था। ठीक है, कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है, कुषाण वंश के थे और ये क्या थे भाई? द्वितीय अशोक नाम से जाने जाते थे। कौन? कनिष्क जो जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में क्या हुआ? व्यास सम्मान मिला था भाई, बताया था आपको, डॉक्टर ज्ञान सिंह चतुर्वेदी। ठीक है, चतुर्वेदी को मिला था पागल खाना के लिए इनको मिला था व्यास सम्मान 2022 का। क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स आपने सुना होगा, डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? प्रिंटर का। ठीक है, प्रिंटर के प्रकार की बात करें तो लेजर प्रिंटर आपने सुना होगा, एक लेजर प्रिंटर आता है, एक आता है आपका सॉलिड इंक प्रिंटर। ठीक है, सॉलिड इंक प्रिंटर ये आपका आ जाता है। इसके अलावा आपका आता है होम इंजेक्ट प्रिंटर। ठीक है, होम इंजेक्ट प्रिंटर। ठीक है, होम इंजेक्ट प्रिंटर आ जाता है। ठीक है, ये सब प्रिंटर के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, बस, ठीक है, बस ये आपने देखा होगा, बस ये एक टोपोलॉजी टाइप होती है, आपने सुना होगा ना, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी होती है। क्वेश्चन नंबर 77, उत्तरा मेरु अभिलेख किस शासनकाल का है? तो ये यूपीएसएससी का क्वेश्चन है भाई, यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा तो यहाँ पर पिक करा हुआ है। ठीक है, उत्तरा मेरु अभिलेख का किसके शासनकाल से है? उत्तरा मेरु अभिलेख ये हो जाएगा परातंक प्रथम से संबंधित हो जाएगा। बात करें परातंक प्रथम, ये किससे संबंधित है भाई? चोल प्रशासन की जानकारी से मिलती है। ठीक है, चोल प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, की जानकारी, ठीक है, चोल प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है किससे?
परातंक प्रथम से हमें चोल प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट प्रणाली को अपनाया गया? तो देखिए भाई, भारत में एक राज्य था जिसने सबसे पहले शून्य आधारित बजट अपनाया था, यह था आंध्र प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन ही आपको यूपीएसएससी में देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा डीप पढ़ के जाइएगा, कब की है, किसकी देन है। अब अपनी तरफ से हम यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं आपको हर एक फैक्ट कराया जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है हर एक फैक्ट, क्योंकि भाई अगर आप खुद से देखेंगे तो 10 फैक्ट आपको मिल जाएंगे। बार बार बताया, प्रैक्टिस सेटों का मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक चीज यहाँ पर मिलेगी। आपको यहाँ पर आंसर से रिलेटेड 4 फैक्ट बताए जाएंगे, लेकिन आपको 40 फैक्ट जानने हैं तो आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो खुद भी मेहनत करिए। बाकी यहाँ पर अगर एक ही क्वेश्चन को इतना डीपली समझाएंगे तो क्वेश्चन जो है, सॉल्यूशन जो है आपका कम से कम 10-10 घंटे का बन जाएगा। तो काफी बच्चों की शिकायत भी रहती है, सॉल्यूशन लंबा बन जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए आपका सॉल्यूशन जो होता है वो लिमिटेड बनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट की फैक्ट हम आपको लिखा देते हैं, लेकिन बेसिक्स आपको भी पढ़ने चाहिए। तो भारत में अगर बात करें, प्रथम बार इसका प्रयोग कब किया गया था भाई? भारत में पहली बार 1987 में। ठीक है, 1987 में शून्य आधारित बजट प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर आपको नोट करना है, ये तकनीक कहाँ की थी भाई? तकनीक थी यूएसए की। ठीक है, अमेरिका की, यूएसए की ये तकनीक थी, शून्य आधारित बजट। ठीक है, यूएसए की देन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो मीनाक्षी लेखी क्या है भाई? आपकी विदेश राज्य मंत्री हो जाएंगी मीनाक्षी लेखी। ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा। मीनाक्षी लेखी क्या है? आपकी विदेश से राज्य मंत्री हो जाएंगी मीनाक्षी लेखी। ठीक है, तो इन्होंने हाल ही में क्या करा भाई? हाल ही में मीनाक्षी लेखी ने क्या करा? विदेश राज्य मंत्री हो जाएंगी। इन्होंने क्या करा? भारत महोत्सव की शुरुआत करी कुवैत में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब विदेश राज्य मंत्री तो ये हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे विदेश मंत्री कौन है? अक्सर अपने बयानों पर चर्चा में रहते हैं भाई, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी, बहुत बड़े फॉरेन पॉलिसी मेकर रहे हैं, हमारे पूर्व आईएफएस, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस में जो रहे थे, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी जो जाएंगे हमारे विदेश मंत्री हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, देखिए नहीं है जब भी आ जाए स्टार कर दिया, अंडरलाइन मार के स्टार कर देंगे तो अब पता लग गया क्वेश्चन दोबारा सुमेलित नहीं है। यानी मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ट फ्रांसीसी, बिल्कुल सही है। ठीक है, पुनः जजिया कल लगाया फारूक शेयर ने, बिल्कुल सही है। ठीक है, सती प्रथा निधि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बिल्कुल सही है। दास्ता का अंत मेलकम ने नहीं करा भाई, ये तो देखने से पता लग गया। दास्ता का एक अंत किसने करा था? ये इसको अवैध घोषित जो करने वाले थे, लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, कौन थे भाई? लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो ने इसका क्या करा था? इसको अवैध घोषित करा था। किसको? दास्ता का अंत को अवैध घोषित करा था। कब, किस एक्ट के थ्रू करा था भाई? 1843 के एक्ट के थ्रू। ये सब घटित हो रहा था 1833 के चार्टर अधिनियम के थ्रू। ठीक है, लेकिन इसको जो अवैध घोषित किया जाता है 1843 के एक्ट के थ्रू, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? जब बक्सर का युद्ध हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है बक्सर का युद्ध, अक्सर डेट भूल जाते हैं लोग। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, यहाँ पर दिल्ली का शासक होता है। पहले भी आपको बताया था दिल्ली का शासक कौन होता है भाई? यहाँ पर शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय यहाँ पर क्या होता है? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक होता है। अब यहाँ पर बात करें 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, बताया है आपको किस किस के बीच होता है? अंग्रेज वर्सेस, ठीक है, अंग्रेजों वर्सेस मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम के बीच युद्ध होता है, मीर कासिम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और होते हैं, सुआ-उद-दौला। ठीक है, सुआ-उद-दौला वर्सेस शाह आलम। ठीक है, शाह आलम, इस चीज को नोट करिएगा। जो यहाँ पर अंग्रेजी सेनापति है, पूछा जाता है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे बक्सर के युद्ध के समय? अंग्रेजी सेना नेतृत्व। ठीक है, अंग्रेजी सेनापति कौन थे भाई? अंग्रेजी सेनापति आपके थे यहाँ पर हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन बना था, मैंने पहले भी बताया था, आज दोबारा रिवीजन हो रहा है। अंग्रेजी सेनापति कौन थे? अंग्रेजी सेनापति थे आपके हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो, ये आपके अंग्रेजी सेनापति थे बक्सर के युद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर 82, कंप्यूटर में विंडोज उदाहरण है। तो कंप्यूटर में जो विंडोज उदाहरण होता है भाई किसका हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में हमने देखा है ना, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात करें तो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक आता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एपीएस जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो एसएसएस को बोला जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको सिंपली ये समझना है, एप्लीकेशन से मतलब आप एप्लीकेशन, एक टाइप का एमएस वर्ड है, एप्लीकेशन है आपकी। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। साथ ही साथ हमने बोला आपका गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम, गूगल वैसे तो वेब ब्राउजर है, लेकिन है क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से हमने बोला वीएलसी मीडिया प्लेयर। ठीक है, मीडिया प्लेयर होता है ना, वीएलसी मीडिया प्लेयर, वीएलसी। ठीक है, वीएलसी मीडिया प्लेयर। या फिर हमने क्या बोला और कौन से होते हैं? जैसे कि हमने बोला कि फोटोशॉप,
फोटोशॉप ये क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ मिल गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, या फिर हमने बोला ये किस क्या होते हैं? ड्राइवर, ठीक है। ड्राइवर डिवाइस, ड्राइवर डिवाइस, ड्राइवर डिवाइस यानी अगर आज तो अब देखिए सभी पुराने जमाने के हैं, सभी ने एक्सपी विंडो चलाई होगी, ठीक है। जिन्होंने भी कंप्यूटर चलाया तो एक्सपी विंडो जरूर चलाई होगी। जनरेशन के तो नहीं, अब तो विंडो अपडेट आती है आपकी 10 आती है, 11 आती है, 9 आती है, 7 आती है। लेकिन एक्सपी विंडो में क्या होता था, हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं तो उसके हमें ड्राइवर्स अलग से डालने पड़ते थे। ये क्या होते थे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते थे, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है भाई? गिल्ट एंड बाजार संबंधित हो जाएगा आपका सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आजकल आपने देखा एक ऐड चलता है भाई, इंडिया क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। तो ग्रो ऐप पर इंडिया ग्रो कर रहा है, मतलब ये सरकारी प्रतिभूति या फिर ये जो आपके शेयर मार्केट इन सबसे रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमी का, ठीक है। जो आरबीआई के माध्यम से ही सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किसके माध्यम से किया जाता है? तो आरबीआई के माध्यम से किया जाता है। सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आरबीआई के माध्यम से किया जाता है। इस चीज को नोट कर कर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे। हाल ही में 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो 28वें क्रम याद रखिएगा भाई, कौन से क्रम के हैं? एसएस दुबे सभी को पता है, ठीक है। एसएस दुबे को क्या किया? महालेखा नियंत्रक परीक्षक इनको बनाया गया है महानियंत्रक, ठीक है। लेखा महानियंत्रक, लेकिन कौन किस क्रम के? 28वें, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। एक आपको होमवर्क दे देता हूं, जो वर्तमान एसएस सिद्धू जी है मुख्य सचिव किस क्रम के हैं, और अशोक कुमार जी किस क्रम के डीजीपी हैं? पहले बताया उत्तराखंड के सॉल्यूशन में, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? अब बात करें संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी यूएन की, कितने इसके स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा यूएन के बारे में डीपली बताऊं आपको, यूएन की, तो यूएनओ की स्थापना आती है, ठीक है। यूएनओ की स्थापना, इस चीज को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनओ की स्थापना जो होती है 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। वुड्रो विल्सन के इनके प्रयासों से इसकी स्थापना होती है भाई। इसके बाद क्या होता है यूएनओ का? तो इसके जो टोटल देश है 193 इसमें देश हैं। जो लेटेस्ट इसका देश है दक्षिणी सूडान, ठीक है। दक्षिणी सूडान इसका देश बना हुआ भाई, दक्षिणी सूडान, ठीक है। सूडान इसका अंतिम देश है, 193वां देश। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, मुख्यालय इसका मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा अब यहाँ पर बात करते हैं, यूएन में 5 सदस्य होते हैं स्थायी, ठीक है। टोटल सदस्यों की अगर मैं बात करूं, टोटल कितने होते हैं भाई? टोटल होते हैं इसके 15 सदस्य, ठीक है। 15 सदस्य, जिसमें से क्या होता है 10 तो होते हैं हमारे अस्थायी, ठीक है, अस्थायी, और 5 हमने बोला 5 स्थायी, ठीक है। 5 स्थायी होते हैं। तो 5 जो स्थायी होते हैं ये कौन कौन से होते हैं भाई? ये आपको लिखने हैं। एक तो अमेरिका हो जाएगा सुपर पावर, ठीक है। दूसरा चीन सबसे ज्यादा ड्रामेबाज। तीसरा है हमारा रशिया, ठीक है, रूस। तीसरा रूस हो जाएगा। चौथा हम पे फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस आपने सुना होगा, फ्रांस अक्सर क्या करता है भाई? भारत का सपोर्ट करता है कि इसको जो यूएन का स्थायी मेंबर होना चाहिए। इसके अलावा इसका ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन इसका सदस्य हो जाएगा। अब यहाँ पर ना यूएन की बात हो रही है तो आपको एक चीज और नोट करनी है। यूएन में क्या होता है, हर 2 साल में, ठीक है, हर 2 साल में जो इसके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं चुने जाते हैं 2 साल के लिए। भारत को भी 21-22 में चुना गया था। ये शायद मेरे ख्याल से अल्फाबेटिकली ऑर्डर से होता है, आई नाम से, फिर आई, फिर अल्फाबेटिकली जिस जिस देश का नाम आता है वो देश इसमें 10 साल के लिए अस्थायी सदस्य होता रहता है। अब इसका ना थोड़ा सा मेरे को तो बहुत अटपटी सी चीज लगती है भाई। अगर आप लोग का अपना मत हो सकता है, लेकिन मुझे मेरा ये मानना है, जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या होता है, कोई भी मामला है, जैसे रशिया यूक्रेन का मामला है, अभी क्या है इस पर यूएन में कोई चर्चा होगी, ठीक है। यूएन में इसको मेन सदन में लाया जाएगा, इस पर चर्चा होगी और रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, रशिया को भी इनवाइट करा जाएगा क्योंकि स्थायी सदस्य है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कोई अगर फैसला पारित कराना है, कोई वोट पारित कराना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सारे देशों की अनुमति ली जाती है, सारे देशों में रशिया भी आ जाता है। तो जब यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी फैसला है, मान लीजिए 14 देशों ने सहमति जता दी है कि हाँ भाई हम इसके खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन 14 देशों में से 10 देश आपके अस्थायी सदस्य, इनके वोटों की कोई वैल्यू नहीं है। इसमें से अगर 10 देश ना भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके जो स्थायी देश है वो अगर एक भी वीटो कर देगा तो वो फैसला या फिर वो चीज पर बहस तुरंत खारिज हो जाती है। जैसे रशिया अब कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन मुद्दे पर यूएन में बात हो, तो जैसे ही वो मुद्दा वहां पर जाएगा यूएन में और वहां पर स्थायी देशों में रशिया क्या कर देगा, वीटो कर देगा, उस पर बात ही नहीं होगी। तो मतलब ये तो सीधा सीधा हो गया ना, आप अपने लिए अब ये चीजें बनाई है, तो भारत को या तो इसका सदस्य होना चाहिए या फिर इस चीज से भारत को स्किप कर देना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये तो इनकी मोनोपोली टाइप है, एक टाइप की।
कि यूएस अफ्रीका, यूएस अमेरिका या फिर जो भी है चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जो कहेगा हमें मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है ना। इन चीज़ों को देखकर आपको समझना चाहिए थोड़ा सा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक पहल MIIRA का संबंध किस फसल से है? तो MIIRA का फसल जो है बाजरा से संबंधित हो जाएगा। बाजरा यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज। आपने देखा होगा ना, मोटा अनाज की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2023, ठीक है, वर्ष 2023 को क्या करा है यूएन ने? मिलेट वर्ष, ठीक है, मिलेट वर्ष घोषित किया गया है यूएन के द्वारा मोटा अनाज भारत की सिफारिश पे। ठीक है, तो इसी के तहत क्या किया गया भाई? IIM, ठीक है, IIM का संबंध एक फसल से था, मोटा अनाज से संबंधित था। ये अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मायरा, ठीक है, तो यहाँ पर 13 से लेकर 15 फरवरी की बात है, ये 2023 की। इसको शुरू किया गया था भाई कहाँ से? MP इंदौर से। ठीक है, इंदौर से इसको शुरू किया गया, मध्य प्रदेश इंदौर से। ठीक है, किसको? MIIRA को, ये चीज नोट करनी है, बन सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87। मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद गौरी का एक दास था भाई, इसने क्या करा था कि बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त करी थी। तो ये कौन दास था भाई? आपको बताना है, ये हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने क्या करा था? बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करी थी, जो कि अपने आप में क्या था? मोहम्मद गौरी का दास था। अब ये बख्तियार खिलजी ने क्या करा था? 1204 और 1205 के आसपास क्या करा इसने? जो गौरी का सेनापति तो था ही, बख्तियार खिलजी ने क्या करा? लक्ष्मण सेन को पराजित करा। ठीक है, बंगाल का जो शासक था लक्ष्मण सेन, ठीक है, लक्ष्मण सेन को हराया। ठीक है, लक्ष्मण सेन को पराजित। लक्ष्मण सेन जो कि कहां पर शासक कर रहा था? ये कर रहा था बंगाल में। ठीक है, बंगाल। इस चीज को नोट कर चलना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 88। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के दौरान युवा महोत्सव संसद में कौन सा संस्करण आयोजन किया जा रहा है? युवा संसद महोत्सव, मैंने आपको इसके बारे में बहुत डीपली बताया, चौथा संस्करण है इसका भाई। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है, क्योंकि 2018 शायद संभवतः या 18 में शुरू हुआ था। इस चीज को एक बार पढ़ लीजिएगा। युवा संसद महोत्सव मोदी सरकार ने शुरू करा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कौन सा संस्करण था हाल ही में जो दिल्ली में आयोजित हुआ? तो चौथा संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे भाई? ये थे अपने आप में पुलकेशिन द्वितीय के। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय के। तो पुलकेशिन द्वितीय क्या थे भाई? चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। किस वंश के थे? तो यहाँ पर दिया हुआ चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, इनका शासनकाल 610 से 642 तक माना जाता है शासनकाल। इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ? नरसिंह प्रथम, ठीक है, पल्लव वंश के जो शासक होते हैं, ये क्या करते हैं? पुलकेशिन द्वितीय को हरा देते हैं। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को हराया। ठीक है, किसने हराया भाई? पुलकेशिन द्वितीय को हराया। किसने हराया? नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वारा। इससे क्वेश्चन बना था, नरसिंह वर्मन से क्वेश्चन बना था अभी। नरसिंह वर्मन द्वारा इन्हें हराया गया। किसको? पुलकेशिन द्वितीय को हराया गया, जो कि पल्लव वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 90। भारत की पहली कृषि विज्ञान प्रतिस्थापित हुआ है? तो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर प्रतिस्थापित हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पुदुचेरी में। ठीक है, पुदुचेरी में स्थापित हुआ है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो 5वां आसियान भारतीय व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? ये हुआ था कुलालमपुर में। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। सर्वाधिक ऊंचाई पर बादल है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पांचाभ स्तरीय बादल होते हैं, लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर ये बादल होते हैं। ठीक है, इस चीज को नोट करना है, 20,000 फीट की ऊंचाई पर ये बादल होते हैं, हमेशा बर्फ की क्रिस्टल से बने हुए होते हैं। ठीक है, बर्फ की क्रिस्टल यानी जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उससे ये बने हुए होते हैं। ये चीज नोट कर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 93। भारत में महिला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारत महिला संघ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारत महिला संघ की स्थापना की गई। कब? 1917 में। कहां पर? मद्रास में। ठीक है, मद्रास में इसकी स्थापना की गई एनी बेसेंट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला। ठीक है, प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला आपकी एनी बेसेंट जी हो जाएंगी। तो ये संपूर्ण सिलेबस, ये संपूर्ण सोल्यूशन है आपका जीएस का। तो थोड़ा सा जो सोल्यूशन था डिले हो चुका था, थोड़ा मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मैंने बताया आपको। तो जल्दी आपके बाकी सोल्यूशन भी अपलोड हो जाएंगे। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं आपसे रीजनिंग के सोल्यूशन में।